नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का पेपर है उसके 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? यह राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी है ग्रियर्सन और डी है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा को उन्होंने संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक माना है। संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के कुछ कवि राजा के दरबार में रहकर रचना करते थे जिन्हें चारण कहा जाता था, उनके साहित्य को क्या कहा जाता है? यानी जो कवि आदिकाल में राजा के दरबार में रहते थे उन कवियों को चारण कहा जाता था और इन चारण कवियों की रचनाओं को क्या कहा जाता है? ए है जैन साहित्य, बी है लौकिक साहित्य, सी है रासो साहित्य और डी है नाथ साहित्य। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रासो साहित्य। यानी चारण कवियों के द्वारा जो रचना किया गया है उसको रासो साहित्य कहा गया है और इस रासो साहित्य में राजाओं की प्रशंसा और उनके युद्धों के बारे में प्रशस्त वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है? यहाँ समय का मतलब दोस्तों अध्याय है, उन्होंने समय नाम दिया है इसको। यहाँ पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है? ए है 67, बी है 68, सी है 69 और डी है 70। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 69। पृथ्वीराज रासो कुल 69 समय में विभाजित है। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है यह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज के मित्र थे, उनके दरबारी कवि थे और इस ग्रंथ में कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। चौथा प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? ए है जगनिक, बी है नरपतिनाथ, सी है भट्ट केदार और डी है चंद्रबरदाई। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जगनिक। यानी जगनिक के द्वारा परमाल रासो की रचना की गई है और यह परमाल रासो जो है एक प्रकार का वीर गीत है जिसमें वीरता का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है, चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्न्यो दिशा कश, यह पंक्ति किसकी है? ए है सरहपा, बी है चंद्रबरदाई, सी है नल्ह सिंह और डी है मधुकर कवि। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बी यानी चंद्रबरदाई। यानी यह पंक्ति जो है चंद्रबरदाई का है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी जो कुल 69 समय में विभाजित है। इसी का 27वां समय है रेवा तट समय और रेवा तट समय की पहली पंक्ति है चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्न्यो दिशा कश। पंक्ति आपको याद रखना है, या आपसे पूछा जा सकता है। छठवां प्रश्न है, परमाल रासो के नायक हैं, यानी परमाल रासो के नायक कौन है? ए है पृथ्वीराज चौहान, बी है बुंदेला सरदार, सी है आल्हा उदल और डी है बीसल देव। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आल्हा उदल। परमाल रासो के नायक हैं आल्हा उदल। आल्हा उदल दोस्तों राजा परमर्थिदेव के दरबार में रहते थे। परमर्थिदेव एक चंदेल शासक थे, उनके सेनापति का नाम था आल्हा और उदल। सातवां प्रश्न है, गया न कीन्ही जिन कलयुग में, यह पंक्ति किसकी है? गया न कीन्ही जिन कलयुग में, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए जगनिक की है, बी है कढ़प्पा की है, सी है नरपतिनाथ की है और डी है चंद्रबरदाई की। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जगनिक। यानी यह पंक्ति जो है जगनिक का है। आठवां प्रश्न है, किसने आल्हा खंड का संग्रह करवाया था? ए है चार्ल्स इलियट, बी है परमर्थिदेव, सी है लॉर्ड मैकाले और डी है वुड। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट के द्वारा दोस्तों आल्हा खंड का
संग्रह करवाया गया था। चार्ल्स इलियट जो थे वो फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे। इन्होंने ही 1865 में आल्हा खंड का संग्रह करवाया। 9वां प्रश्न है, रेवा तट समय किसका अंश है? ए है परमाल रासो का, बी है पृथ्वीराज रासो का, सी है बीसल देव रासो का और डी है हम्मीर रासो का। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पृथ्वीराज रासो। रेवा तट समय जो है पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय है, रेवा तट समय उसका 27वां समय है। और इस समय में यानी 27वां समय जो रेवा तट समय है, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वां प्रश्न है, कौन सा आदिकालीन साहित्य वीर गाथात्मक है? यानी किस आदिकालीन साहित्य में वीरता का वर्णन किया गया है? ए है अपभ्रंश साहित्य में, बी है जैन साहित्य में, सी है रासो साहित्य में और डी है नाथ साहित्य में। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रासो साहित्य में। रासो साहित्य जो है एक प्रकार का वीर गाथात्मक साहित्य है और इसमें वीरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि यह काव्य जो है राजाओं के दरबार में रहकर लिखा गया है, जिसमें प्रत्येक कवि अपने राजा के प्रशंसा में उसकी वीरता का वर्णन किया है। 11वां प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? किसने आदिकाल को चारण काल कहा है? ए है शुक्ल जी, बी है ग्रेयर्सन, सी है रामकुमार वर्मा और डी है मिश्रबंध। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्रेयर्सन ने। ग्रेयर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। शुक्ल जी दोस्तों वीरगाथा काल नाम दिए हैं और मिश्रबंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्रेयर्सन। ग्रेयर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकाल में वीर काव्य धारा से संबंधित था? रीतिकाल में वीर काव्य धारा से कौन संबंधित था? यानी कौन रीतिकाल में वीरतापूर्ण कविताओं की रचना करता था? यह है गुरु गोविंद सिंह, बी है भूषण, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों। रीतिकाल में गुरु गोविंद सिंह और भूषण दोनों जो है वीरतापूर्वक रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गुरु गोविंद सिंह की रचना है? यह जप साहिब, बी है चंडी दीवार, सी है ज्ञान प्रबोध और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों जो है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। जप साहिब, चंडी दीवार और ज्ञान प्रबोध तीनों गुरु गोविंद सिंह की रचना है। 14वां प्रश्न है, देह शिवा बर मोह है, यह पंक्ति किसकी है? देह शिवा बर मोह है, यह पंक्ति किसकी है? यह गुरु गोविंद सिंह, बी है भूषण, सी है जयदेव और डी है शिवाजी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी गुरु गोविंद सिंह। यानी यह जो पंक्ति है देह शिवा बर मोह है, यह गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है। 15 नंबर प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? यानी भूषण का मूल नाम क्या है? ए है शिवराज भूषण, बी है घनश्याम, सी है मतिराम और डी है बलराम। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी घनश्याम। भूषण का मूल नाम घनश्याम था। दोस्तों भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1715 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म तिकवापुर में हुआ था। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इनको कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भूषण की रचना है, कौन इसमें से भूषण की रचना है आपको बताना है। यह शिवराज भूषण, बी है शिवा बावनी, सी है छत्रसाल दशक और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक तीनों जो है भूषण की रचनाएं हैं। तीनों रचनाओं को आपको याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, बाण चले ते कुमकुम मानो, यह पंक्ति किसकी है? बाण चले ते कुमकुम मानो, यह पंक्ति किसकी है? यह है चंद्रबरदाई, बी है भूषण, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है जगनिक। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह एक कविता है, बाण चले ते कुमकुम मानो, उसी कविता की पहली पंक्ति भी यही है, बाण चले ते कुमकुम मानो। आपको इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है जितनी पंक्तियां हम बता रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में पंक्तियों से संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पंक्ति दिया हुआ है, एक तरफ उसके रचनाकार का नाम है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहली पंक्ति है, यो सुन के बतियान तिह की, ये गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है तो ये सुमेलित है। यूं सुन के बतियान तिह की, ये गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है। बी है, इंद्र जिमी जंभ पर, यह भूषण की पंक्ति है तो यह भी सुमेलित है। सी है, दारुण दैत हरनाकुश बिदारिबे को, यह भूषण की पंक्ति है तो यह भी सुमेलित है। और आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, यानी बाने फहराने घराने घंटा गजन के, यह भी भूषण की पंक्ति है, मतिराम की पंक्ति है नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आपको चारों पंक्तियों को याद रखना है, आपके परीक्षा की दृष्टि से चारों पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है। नीचे की जो 3 पंक्तियां हैं यह भूषण की हैं और पहली पंक्ति जो है गुरु गोविंद सिंह की है। 19 नंबर प्रश्न है, भूषण ने किसकी वीरता का वर्णन किया है? यानी भूषण जो है अपनी रचनाओं में किसकी वीरता का वर्णन किए हैं? यह है छत्रसाल का, बी है शिवाजी का, सी है दोनों का और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों का। यानी भूषण ने छत्रसाल का भी और शिवाजी का दोनों लोगों की वीरता का वर्णन किया है, क्योंकि वो दोनों के दरबार में रहे हुए थे, दोनों के द्वारा उनको राजाश्रय प्राप्त था। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग की समय सीमा है? भारतेंदु युग की समय सीमा यहाँ आपको बताना है। यह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, बी है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, सी है 1900 से 1918 ईस्वी तक और डी है 1918 से 1936 ईस्वी तक। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1850 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। और दोस्तों 1900 से जो 1918 का समय है इसे द्विवेदी युग कहा जाता है और 1918 से 1936 तक के समय को छायावाद नाम दिया गया है। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, किसने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है? यानी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी है डॉक्टर नागेंद्र ने, सी है रामविलास शर्मा ने और डी है शुक्ल जी ने। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है, यानी उसका नाम उन्होंने पुनर्जागरण काल रखा है। 22 नंबर प्रश्न है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी किस सन में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ हुआ था आपको बताना है। यह है 1866, बी है 1867, सी है 1868 और डी है 1869। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1868। 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 3 पत्रिका निकाली थी। पहले का नाम था कवि वचन सुधा, दूसरे का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरे का नाम था बालाबोधनी। कवि वचन सुधा उन्होंने 1868 में निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन उन्होंने 1873 में शुरू की थी और बालाबोधनी उन्होंने 1874 में शुरू की थी। तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई थी। जो 1874 में शुरू की गई थी बालाबोधनी पत्रिका, यह महिलाओं को दृष्टिकोण बनाकर लिखा गया था, यानी महिलाओं पर आधारित पत्रिका ये थी। यानी बालाबोधनी जो थी ये स्त्री समस्या को लेकर शुरू की गई पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, उन्नत चित होए यार परस्पर प्रीति बढ़ावे, यह पंक्ति किसकी है? आपको बताना है कि उन्नत चित होए यार परस्पर प्रीति बढ़ावे, यह पंक्ति किसकी है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है मैथिली गुप्त, सी है हरिऔध और डी है श्रीधर पाठक। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी उन्नत चित होए यार परस्पर प्रीति बढ़ावे, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है।
24 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया, यानी किस सन में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था, यह आपको बताना है। यह 1900 में, बी है 1901 में, सी है 1902 में और डी है 1903 में। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1903, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। आपको बता दें दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था यह 1900 में शुरू हुआ था, लेकिन इसके पहले संपादक थे चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष इसके पहले संपादक थे। बाद में 1901 में इसका संपादन कार्य श्याम सुंदर दास ने संभाला, लेकिन 1903 से इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने हाथों में ले लिया। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में नवजागरण का प्रवेश किस युग में हुआ? यह है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावाद और डी है प्रगतिवाद। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी भारतेंदु युग, यानी हिंदी कविता में नवजागरण का प्रवेश भारतेंदु युग में माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी कविता में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, यानी उनके द्वारा ही हिंदी कविता में नवजागरण की शुरुआत की गई है। 26 नंबर प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किसकी है? फिर से पंक्ति पढ़ देते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। इसकी अगली पंक्ति है, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्ति किसकी है? यह है प्रताप नारायण मिश्र, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है नाथूराम शर्मा शंकर और डी है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पंक्ति जो ऊपर दी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य है? इसमें से कौन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित महाकाव्य है? यह है प्रिय प्रवास, बी है वैदेही वनवास, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों, यानी प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों हरिऔध के द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रिय प्रवास की रचना उन्होंने 1914 में की थी और वैदेही वनवास की रचना उन्होंने 1941 में की थी। 1941 में की थी। प्रिय प्रवास को दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरिऔध के बारे में आपको बता दें कि हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1947 में हुई थी। हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग के कवि हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन द्विवेदी युग का कवि है। आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी हरिऔध, सी है नाथूराम शर्मा शंकर और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर और जन्मभूमि किसकी कविता है? दोनों कविता आपके सिलेबस में लगा हुआ है, कर्मवीर भी और जन्मभूमि भी। आपको बताना है ये दोनों कविता किसकी है। यह है गुप्त जी की यानी मैथिली शरण गुप्त की, बी है श्रीधर पाठक की, सी है हरिऔध की या डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यहाँ आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी हरिऔध, यानी कर्मवीर और जन्मभूमि दोनों कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई कविता है। 30वां और अंतिम प्रश्न है, सुरसर सी सर है कहाँ, मेरु सुमेरु समान, अजन्म भूमि सी भू नहीं, भूमंडल में यान। यह पंक्ति किसकी है? यह नाथूराम शर्मा शंकर का, बी है राम नरेश त्रिपाठी का, सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का या डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, यानी यह जो पंक्ति है यह हरिऔध के द्वारा लिखी पंक्ति है और हरिऔध की जो कविता है जन्मभूमि उसी से यह पंक्ति ली गई है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।